हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम अपने 15 मिनट रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इसमें सारी ही एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, लाइंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे होंगे, डायग्राम्स होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना टाइम वेस्ट किए। सो ओवरव्यू क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ब्रीथिंग पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। सो पहले देखते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। बहुत लोगों को लगता है दोनों सेम चीज़ है, बट नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दोनों ही अलग अलग हैं। क्या है देखते हैं। Breathing is a physical process and it involves inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Occurs in respiratory organs like lungs, gills and trachea. No energy released. It is a part of respiration. Examples का क्या है, normal breathing जैसे हम करते हैं, and then respiration पे आते हैं. It is a biochemical process. Very important. It is a biochemical process. It involves oxidation of food and release energy. Energy किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP के फॉर्म में. अकर इन ऑल लिविंग सेल्स, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये. एंड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, अभी मैंने बताया. इट इज द मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल इसका क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड सेल. एनसीईआरटी की लाइन क्या है, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी. याद कर रखना है, ब्रीथिंग जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, बट जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी रिलीज प्रोसेस है. और एक यहाँ पीवाईक्यू है छोटा सा, ब्रीथिंग इज, अभी मैंने बताया, फिजिकल प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा. फिर आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. इसका कंपोनेंट क्या क्या है, एक्सटर्नल लेयर्स जिसे नोस्ट्रल कहते हैं, फिर नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, फिर ट्रैकिया, विंड पाइप एंड ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेलाई. ठीक है, फंक्शन क्या है, bring air from outside and conduct it to the lungs and then help in exchange of gases. ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स एंड अ सिस्टम ऑफ एयर पैसेज दैट ब्रिंग्स एयर इनटू द लंग्स. डायग्राम में देख लेते हैं लेबलिंग. ये रहा एक्सटर्नल लेयर्स यानी कि नॉस्ट्रल्स, यहाँ पर होती है जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है. ये नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, ये फेरिंग्स, देन लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स, देन ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वेलाई. ये एल्वेलाई का है, जूम करके फिगर है. एंड ये रहा डायफ्राम, ये डोम शेप डायफ्राम. पाथवे देख लेते हैं क्या है, एयर का एक्सटर्नल लेयर्स, उसके बाद नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, देन लास्ट में एल्वेलाई. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि भूलना नहीं है. क्या है, लंग्स इज द मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एल्वेलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस. देन नेक्स्ट आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है. मतलब दो तरीके से होता है, एक इंस्पायरेशन जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं एंड एक्सपायरेशन जिसे एक्सेलेशन कहते हैं. सो पहले इनहेलेशन देखते हैं क्या होता है. की पॉइंट क्या है इसका, ब्रीथिंग इज द मैकेनिकल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन. द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल चेंज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स का जो मूवमेंट होता है और थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में, जिससे थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आता है. दिस कॉज चेंजेस इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड एयर मूव्स इन आउट. जिससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर में चेंज होता है और एयर जो है अंदर बाहर आता है. एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases during inspiration and decreases during expiration. This result in the entry of air into the lungs during inspiration and it release during expiration. सो यहाँ डायग्राम है इनहेलेशन का, देखते हैं. ये हमारा ईसीएम यानी कि इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इनहेलेशन में. रिब केज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है. डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड मूव करता है नीचे की तरफ, जिससे कि वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है. और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है. कितना कम हो जाता है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो जाता है. एंड देन एयर जो है लंग्स में भर जाती है. नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एक्सेलेशन. इनहेलेशन हो गया, अब एक्सेलेशन करते हैं. ईसीएम यानी कि इंटरकॉस्टल मसल, ईसीएम बोले यानी कि इंटरकॉस्टल मसल, वो रिलैक्स कर जाती है. रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर जाता है. एंड देन डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाता है. अभी कॉन्ट्रैक्ट था तो अब रिलैक्स हो जाता है और अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. ये याद रखना है कि वो रिलैक्स होता है तो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कम हो जाता है यहाँ पर, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है बढ़ जाता है. तो उसकी वजह से एयर जो है बाहर चली जाती है. ठीक है, फिर याद कर रखना है, इंस्पिरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. अगर डीप एक्सपिरेशन यानी कि एक्सेलेशन करते हैं तो वो एक्टिव प्रोसेस है. नेक्स्ट क्या है हमारा फीचर, डायफ्राम इंस्पिरेशन करेगा तो मूव करेगा नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड मूव करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एंड एक्सेलेशन में रिलैक्स एंड मूव्स अप. रिब केज मूव्स अप एंड इंटीरियर एंड एक्सपिरेशन में मूव्स डाउन इंटीरियर. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इनहेलेशन में बढ़ जाता है, एक्सेलेशन में कम हो जाता है. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है इनहेलेशन में कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है यानी कि, और एक्सेलेशन में बढ़ जाता है. मूवमेंट ऑफ एयर इनहेलेशन में ऑफ कोर्स अंदर की तरफ होगा और एक्सेलेशन में बाहर की तरफ. नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है.
फिर ये पहले है वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम पहला है जिससे कहते हैं, जिसका डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग में जो भी हमें इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वही है टाइडल वॉल्यूम। इसका वैल्यू क्या होता है 500 ml, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज सारे वैल्यू लर्न होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV। इसका डेफिनेशन है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल इंस्पायर इनहेल करने के बाद जो फोर्सफुली हम लोग इनहेल करते हैं वही होता है IRV। उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है 2500 to 3000। नेक्स्ट हमारा ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका डिफिनीशन है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सेल करने के बाद जो फोर्सिबल एक्सहेलेशन करते हैं उसे कहते हैं ERV। इसका वैल्यू क्या होता है 1000 to 1100। सारा कुछ सारी वैल्यू ml में दी है इसलिए यूनिट भी ध्यान रखना है। RV क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि मतलब फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद भी जो हमारे लंग्स में एयर बच जाती है उसे ही कहते हैं हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये हमेशा ही लंग्स में प्रेजेंट होती है, इसे निकाल नहीं सकते हैं। तो इसे इसकी वैल्यू क्या होती है 1100 to 1200 ml। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में गिवन है डाटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, मतलब स्पायरोमीटर ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करता है। बट एक प्रॉब्लम है या एक एक्सेप्शन कह लीजिए ये है कि स्पायरोमीटर मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर करता है, और ऐसी कैपेसिटी जिसमें रेसिडुअल वॉल्यूम है उसे भी नहीं मेजर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये डायग्राम अभी हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का पिछले साइड पे समझा है। नेक्स्ट कैपेसिटीज पे आते हैं। कैपेसिटीज पे क्या है, ये IC यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला होता है TV प्लस IRV। नॉर्मल वैल्यूज की 3000 3500। एंड नेक्स्ट है हमारा EC यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला है TV प्लस ERV एंड नॉर्मल वैल्यूज की 1500 to 1600 ml। FRC यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एंड इसका फॉर्मूला है ARV प्लस RV, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 2100 to 2200। नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है इसका फॉर्मूला, इसे VC कहते हैं, इसका फॉर्मूला IRV प्लस TV प्लस ERV, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है 4500 to 5000। फिर वेरी इंपॉर्टेंट TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि हमारे लंग्स में टोटल कितनी कैपेसिटी है। तो सारे जितने ही वॉल्यूम है सबको ऐड कर देना है, बहुत ईजी है लर्न करना, सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं, IRV TV ERV RV सबको ऐड कर देते हैं। एंड ये वेरिएबल हो सकता है क्योंकि सबका RV अलग अलग होता है, तो ये जो है होगा 5800 to 6000 ml। नेक्स्ट नोट क्या है, TLC इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, सॉरी इंस्पायरेशन इट इज द सम ऑफ ऑल 4 वॉल्यूम्स, यानी कि सारे वॉल्यूम्स का सम है ये। नीट का टिप्स क्या है, यानी कि आपको क्या लर्न करना है, फॉर्मूला और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और अगर ऐसे लर्न ना हो रहा हो आपको या फिर नहीं याद आ रहा हो कुछ, तो न्यूमेरिकल इसके बहुत सारे लगा लीजिए। अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल पे डाल देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड किसकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। लंग्स पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होता है, की पॉइंट्स देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्वुलाई ऑफ लंग्स, एल्वुलाई में होता है एक्सचेंज। इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डाउन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पर एयर मूव करता है, इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका स्टेप देखते हैं क्या है, एयर रीचेस द एल्वुलाई एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू फॉर्म फ्रॉम एल्वेलर एयर टू blood and carbon dioxide diffuses from blood to alveoli. Oxygenated blood carried to blood tissue and carbon dioxide is carried to alveoli and exhaled. सो पार्शियल प्रेशर देखते हैं, ये रहा एल्वुलाई एंड ये रही हमारी कैपिलरी। सो ये यहाँ पे है एल्वुलर एयर, यानी कि एल्वुलाई में कितना होगा पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा यानी कि PO2 होगा 104 mmHg एंड PCO2 होगा 40 mmHg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए प्लीज लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 40 mmHg होगा PO2 एंड PCO2 होगा 45 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, PO2 होगा 100 mmHg एंड PCO2 होगा 40 mmHg। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, एल्वुलाई हैज हायर PO2 एंड लो PCO2 एंड ब्लड हैज लो PO2 एंड हाई PCO2, देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू एल्वुलाई। ये रहा हमारा डायरेक्शन, ऑक्सीजन का डायरेक्शन क्या होता है एल्वुलाई से लेके ब्लड तक, क्यों, क्योंकि मतलब एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है ब्लड के कंपेयर में, एंड इसका ही उल्टा ऐसे इसके साथ भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी।
एनसीईआरटी की लाइन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलर एयर एंड ब्लड टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन. इनहेल्ड एयर हैज मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू वीनस ब्लड वेयर द अपोजिट इज ट्रू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. लर्न क्या क्या करना है कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज मूव हायर PO2 टू लोअर PO2. अभी मैंने बताया, ऐसे ही वाइस वर्सा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी. एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विथाउट एनी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं लगती इसमें. मेन साइड क्या है? एल्वेलाई. एल्वेलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में आया भी है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में आते हैं. पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं कैसे होता है. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, की पॉइंट्स देखते हैं पहले. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू बाय ब्लड. ब्लड के थ्रू होता है. और ब्लड के थ्रू कैसे? 2 फॉर्म्स में. पहला डिजॉल्व इन प्लाज्मा जो कि बहुत थोड़ा होता है 2 to 3%, एंड दूसरा बाइंड टू हीमोग्लोबिन जो कि 98 to 97% होता है. और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरीड बाई इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं. एनसीईआरटी की लाइन है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड dissolve in the form of plasma 2 to 3% and oxyhemoglobin. As oxyhemoglobin 97 to 98%, the oxygen carries by blood hemoglobin is called oxygen depth. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे आते हैं हम. पहले इधर देख लेते हैं. ऑक्सीजन ये रहा प्लाज्मा पे बाउंड होता है, तो ये 2 to 3% है, ये डायग्राम में दिखाया गया. एंड हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी कि HbO2. तो ये 97 to 98% है, ये डायग्राम में दिखाया गया. और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है. तो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे. पहले इसे समझते हैं, फिर इसका फैक्टर्स देखते हैं. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इधर दिखाया गया परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया. और ये एस शेप्ड कर्व है, ये देखिए एस बना हुआ है ना, एस शेप्ड कर्व है ये, ठीक है. फिर एस शेप्ड कर्व है. एट PO2 26 to 27 mmHg, HB इज 50% सैचुरेटेड, मतलब ये P50 बनाता है, ठीक है. HB यानी कि ये देखिए P50 जो है 26 to 27 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर. हेल्पफुल इन लोडिंग ऑक्सीजन इन लंग्स एंड हाई PO2. अनलोडिंग इन टिश्यू, यानी कि लो होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पे. अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो इसकी एफिनिटी जो है मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी उससे बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन से वो कम हो जाती है और ईजियर रिलीज टू ऑक्सीजन टू टिश्यू. इसके लिए क्या होगा? आपका PCO2 जो है हाई होगा, pH कम होगा, यानी कि एसिडिक pH होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और 2-3 BPG ज़्यादा होगा RBC में, और एक्सरसाइज आपने ज़्यादा करी होगी, तो ये कंडीशन होगी. एंड नेक्स्ट, अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो इसकी इंक्रीज एफिनिटी ऑफ HB फॉर O2 एंड लेस रिलीज फॉर ऑक्सीजन टू टिश्यू. और इसके कंडीशन क्या क्या है? पहला है मतलब लो PO2 होगा, PCO2 होगा सॉरी, एंड ये डिपेंड PCO2 पे करता है, नहीं कि PO2 पे, ठीक है. ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये है इंक्रीज है, pH में इंक्रीज होगा, यानी कि मोर एल्कलाइन होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा एंड 2-3 BPG भी डाउन जाएगा, ठीक है. और ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है? एडिशनल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडाइज लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया है, तो उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है उसे कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है देखते हैं. की पॉइंट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू लंग्स इन 3 फॉर्म्स. मोस्ट ऑफ इट कैरीड एज बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ज़्यादा होता है. इन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम दीज फॉर्म्स एंड एक्सेल्ड. एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं. हर स्लाइड में एनसीईआरटी की लाइन मैंने ऐड कर दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. Most of the carbon dioxide is transported as bicarbonate ion, about 70%, and while the rest is the transported dissolved in plasma about 7%, and as कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है वो 23%, ठीक है. ये क्या क्या है? 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड 7% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में. सो देखते हैं कैसे. 7% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली डिजॉल्व इन प्लाज्मा, मतलब सिंपली डिजॉल्व हो जाता है, कोई वो नहीं होता है इसमें. एंड देन होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, तो ये होता है 70%. ये बहुत ही मेजर फॉर्म है. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन इनटू RBC बाय एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इट कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड और HO2 मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस बना देता है और ये टूटता है तो H+ एंड बाइकार्बोनेट बनाता है. बाइकार्बोनेट मूव्स आउट प्लाज्मा इन एक्सचेंज ऑफ Cl, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट. बाइकार्बोनेट जो है प्लाज्मा से बाहर मूव कर जाता है Cl के साथ एक्सचेंज करने के लिए, जिसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट.
और नेक्स्ट है हमारा बाइकार्बोनेट और सॉरी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी कि 23% है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू टर्मिनल अमीनो ग्रुप फॉर हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये HbCO2 बनाता है, इसे हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन एक बार आपसे पढ़ सकते हैं, और इसे ही कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट हमारा समरी टेबल देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये रिएक्शन होती है। 70% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है, 23% प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है 7%। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है द रेट ऑफ डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेगुलेटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, द मेडुलरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम कंट्रोल द रिदम ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मेडुलरी सेंटर जो होता है ब्रेन स्टेम में, वही हमारे रिदम को कंट्रोल करता है। द सेंटर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 एंड pH ऑफ ब्लड। Chemocenter detected the change and medullary centers adjust the rate and depth accordingly। यानी कि कीमो सेंटर्स जो प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी में यानी कि मेडुला में, वो जो है वो आप उसी के अकॉर्डिंगली रेट या डेप्थ एडजस्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन के मेडुलरी सेंटर इन द ब्रेन स्टेम आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन concentration of carbon dioxide, oxygen and pH of blood and regulate the rate and depth of breathing। फर्स्ट हमारा देखते हैं कंट्रोल बाय मेडुलरी सेंटर कैसा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे पाया जाता है ब्रेन के ये वाले पार्ट में, जिसके पास रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाया गया, ये आपका ब्रेन है। ये मेडुलरी सेंटर इंस्पायरेटरी सेंटर होता है और एक्सपायरेटरी दोनों सेंटर होता है, एक इनहेलेशन के लिए एक एक्सहेलेशन के लिए। सो देखते हैं क्या है इंस्पायरेटरी सेंटर में। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इंस्पायरेशन अकर। एंड देन नेक्स्ट में क्या होता है, स्टिमुलेशन stimulates relaxation and during normal expiration, during forced expiration intercostal muscle and abdominal muscle are stimulates। नेक्स्ट हमारा इनपुट यानी कि कीमोरेसेप्टर, इसमें अभी बात कर रहे थे। सेंट्रल कीमोरेसेप्टर होता है, एक पेरिफेरल। सेंट्रल में मेडुला में लोकेटेड होता है, और ये क्या है, सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनडायरेक्टली इंडिकेट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। ठीक है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड या H+ स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा पेरिफेरल जो है कैरोटिड बॉडी में वो लोकेटेड होता है, या कैरोटिड आर्टरी कह लीजिए, एंड आर्किटिक बॉडी यानी कि आयोटिक आर्क में। सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+। डिक्रीज इन ऑक्सीजन और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन। ये कैसे काम करता है, हाउ इट्स वर्क्स। चेंजेस इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H+ या pH ऑफ ब्लड, फिर डिटेक्ट बाय कीमोरेसेप्टर एंड इन्फॉर्मेशन सेंड टू मेडुलरी सेंटर, फिर रेट या डेप्थ जो है एडजस्ट हो जाती है उस हिसाब से। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इधर इंक्रीज वाला लिखा है एंड इधर डिक्रीज वाला लिखा है, पहले इंक्रीज वाला पढ़ते हैं। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मतलब हमारी ब्रीथिंग के रेट या रेस्पिरेशन का रेट कब बढ़ जाता है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, डिक्रीज pH या फिर मोर एसिडिक हो जाए, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कर लो, या फिर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाए, या फिर इमोशनल लाइक फेयर, एंजाइटी या एक्साइटमेंट फील हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर दैट डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कब डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, इंक्रीज pH या मोर अल्कलाइन, रेस्ट या स्लीप पे हो आप यानी कि सो रहे हो, या ट्रैंक्विलाइजर या कोई डिप्रेसेंट ड्रग लिया हो, या फिर लोअर बॉडी टेम्परेचर हो। ठीक है, ये सारा कुछ याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे डिसऑर्डर्स पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी PYQ के हैं, सो स्टे ट्यून्ड। डिसऑर्डर्स को देखते हैं। डिसऑर्डर्स क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अफेक्ट ब्रीथिंग एफिशिएंसी एंड गैस एक्सचेंज caused by allergens, pollutants, smoking, infection and occupational exposure। System include breathlessness, wheezing, chronic cough and reduced lung function। Prevention क्या है, avoid smoking, pollution, vaccine for infection and healthy lifestyle। Healthy lifestyle is more important for everyone। NCERT की लाइन क्या है, exposure to smoke, dust and other pollutants may damage the respiratory system and reduce its efficiency, यानी कि काम करने की efficiency को कम कर देता है। पहले पे आते हैं एजमा, ये ब्रोंकियल एजमा है। ठीक है, इसका कॉज क्या हो सकता है, एलर्जी, डस्ट, पॉलन, स्मोक, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज या स्ट्रेस। ये आपकी नॉर्मल ब्रोंकाई है, और ये अगर आपको एजमा है तो आपकी ब्रोंकाई ऐसी हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होगा, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग, टाइट इन चेस्ट एंड कफ होगा, स्पेशली नाइट या अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात या फिर एकदम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कफ होगा। की पॉइंट्स क्या है, ब्रोंकाई गेट इन्फ्लामेटेड एंड नैरोड यानी कि पतली हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकियोडाइलेटर्स, इनहेलर्स एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स लेना है, स्टेरॉइड अंडर डॉक्टर एडवाइस यानी कि डॉक्टर से पूछ के लेना है, अपने मन से कुछ नहीं। एम्फाइसीमा पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट का PYQ बहुत बार पूछा जा चुका है। कॉज क्या है इसका, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ये आपकी नॉर्मल एल्वेलाई है, और ये अगर आपको एम्फाइसीमा है तो आपको एल्वेलाई ऐसी दिखेगी।
सिम्टम्स क्या है, ब्रीथलेसनेस, क्रॉनिक कफ, फटीग एंड बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगा। की पॉइंट क्या है, एल्वेलर वॉल गेट डिस्ट्रॉयड एंड लूज इलास्टिसिटी, रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। ट्रीटमेंट इसका क्या है, स्टॉप स्मोकिंग, ब्रोंक्योडाइलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी या पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्यों होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू डस्ट या केमिकल या फ्यूम्स एट वर्क प्लेस, यानी कि जो लोग माइंस में काम करते हैं उनको ये अक्सर हो जाते हैं। सिलिकोसिस के टाइप्स क्या है, सिलिकोसिस या सिलिका के डस्ट की वजह से होता है, एबेस्टोसिस एबेस्टोस की वजह से होता है, बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट की वजह से होता है, एंड पोल वर्कर्स निमोनिकोसिस होता है, यानी कि जो कोल माइंस में काम करते हैं, ब्लैक लंग डिसीज कहते हैं जैसे। सिम्टम्स क्या होता है, ब्रीथलेसनेस, क्रॉनिक कफ होता है, सेप्टम प्रोडक्शन होता है, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन। की पॉइंट्स क्या है, लंग्स टिश्यू आर गेट फाइब्रोज्ड एंड लूज द एबिलिटी ऑफ फंक्शन प्रॉपरली। ये रहा लंग्स, देखिए आपके लंग्स ऐसे हो जाएंगे। इसका प्रिवेंशन क्या है, यूज ऑफ मास्क, गुड वेंटिलेशन, सेफ्टी मेजर, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपको ये है डिजीज या नहीं। नेक्स्ट है ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर क्या होगा तो क्या होगा, वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, पॉल्यूटेड एयर की वजह से भी हो सकता है, वीक इम्यूनिटी है तो भी हो जाएगा। इसका टाइप्स क्या है, दो टाइप्स होता है, अपर आरटीआई जिसमें कॉमन कोल्ड, साइनस्टिस एंड फेरिजेंस्टिस होगा। लोअर आरटीआई में क्या होगा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। सिम्टम्स इसका क्या होगा, फीवर, सोर थ्रोट, कफ, म्यूकस, ब्रीथलेसनेस। ये आपकी निमोनिया वाली एल्वेलाई हो जाएगी, इन्फ्लेटेड एल्वेलाई हो जाएगी, फ्लूइड इसमें फ्लूइड या पस भर जाएगा एल्वेलाई में। नेक्स्ट है, क्या चीज़ पूछ सकते हैं, एजमा रिवर्सिबल है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, एम्फाइसीमा इरिवर्सिबल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई इसमें खराब हो जाती है, सिलिकोसिस ड्यू टू सिलिका डस्ट, फाइब्रोसिस ऑफ लंग, निमोनिया एल्वेलाई फिल्ड विथ फ्लूइड या पस में, स्मोकिंग मेजर कॉज ऑफ लंग डिसीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन के लिए। नेक्स्ट हमारा पीवाईक्यू स्लाइड। तो चलो पीवाईक्यू कर लेते हैं, हमने सारा कुछ रिवाइज कर लिया है। पीवाईक्यू क्या है, विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड ब्लड मेनली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कौन ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन में लिखा भी है, नीचे सारे आंसर में एनसीईआरटी की लाइन ऐड कर दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन। ये चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का है, ठीक है, लिखा हुआ है नीचे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूकस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, ये रहा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलर एयर इज अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा था सारी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आता है और ये नीट 2023 का ही पीवाईक्यू है। सो ये है डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 104 mmHg। एनसीईआरटी की लाइन क्या है, PO2 इन एल्वेलर एयर इज अबाउट 104 mmHg। नेक्स्ट है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। बहुत ईजी है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। एनसीईआरटी की लाइन ये है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन एरिया, थिकनेस एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट, नॉट इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ओके, वॉट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन आर्टेरियल ब्लड। ऑक्सीजन सेचुरेशन का क्या होता है आर्टेरियल ब्लड में, 97 to 98%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन इज ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज 97 to 98%। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस। कार्बन नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एल्वेलाई मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से रिलीज होता है, डिफ्यूजन की वजह से, ऑफ कोर्स। ये एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखा है, एनसीईआरटी में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट पीवाईक्यू है 2021 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द एल्वेलर एयर। किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ एल्वेलर एयर। सो याद रखना है, इसीलिए मैंने सारा कुछ पीवाईक्यू में ही ऐड कर दिया है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड अकर्स बाय पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, गैसेस डिफ्यूज पैसिवली अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट है हमारा 2021 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वेलाई, एल्वेलाई इज नॉट अ कंडक्टिंग पार्ट, इज ये जो है एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट है, ये लिखा हुआ है, एल्वेलाई इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट और नॉट द कंडक्टिंग पार्ट। ओके, देन थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। ये आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट अपने डाउट्स अगर कोई हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और बायोस फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो वो आपको पता चल जाए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।